ये कहानी एक ऐसे कमजोर लड़के की है जो कि ताकतवर बनने के लिए एक सुंदर शैतान लड़की के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। जब कभी वो उसे किस करता है तो वो एक ताकतवर योद्धा बन जाता है। अब हमें शू को दिखाया जाता है जो इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे कि शैतान कभी ना कभी बाहर निकल आते हैं असली दुनिया में, पर ये शैतानों की वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी होता है जिसमें लोग भी मारे जाते हैं। इसी प्रकार शू की फैमिली भी मारी गई थी, पर वहाँ की सरकार ने इसे आग का हादसा बता के इस चीज को छिपा लिया था। पर शू जानना चाहता था कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला कौन था, इसलिए वो एक ताकतवर योद्धा बनता है। पर उससे पहले ये काफी ज्यादा गरीब होता है, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी ये हंट करने जाता था डीमंस को, वहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देता था। इस वजह से पैसे काटे जाते थे उसके अकाउंट से। ये अयानो नाम की लड़की से मिलने आता है जो कि इसकी फ्रेंड होती है। वो ठूस ठूस के खाना खा तो लेता है, पर उसके पास पैसे भरने के लिए भी रुपए नहीं थे, इसलिए अयानो उसका बिल खुद पे करने का बोल देती है। अब वो वहाँ पे खाना खा के जा रहा था, और इसी दौरान वो जब अपने घर पे जाता है, वहाँ पे पहले से एक लड़की जिसका नाम किसारा है वो थी। वो एक डीमन है जो कि एक हाई रैंक की डीमन है जिसके साथ उसने कॉन्टैक्ट बना रखा होता है ताकतवर बनने के लिए। अब वो लोग वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करते हैं। कैंडल लाइट इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे नहीं किया है। किसारा कहने लग जाती है, अब तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, काफी महीने हो चुके हैं, काफी सारे बिल्स हैं जो कि भी ड्यू रह गए हैं, हमें जल्दी पे करना पड़ेगा। इसलिए वो अपने फोन में एक जगह लॉग इन करता है और वर्चुअली वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे कि डीमंस के लिए बैट लगाई जा रही थी। जो जितना कम बैट करेगा उस डीमन को वही मार पाएगा। अभी एक सी रैंक का डीमन है जो कि भी ह्यूमन है, पर वो डीमन में धीरे धीरे बदल चुका है, इसलिए अब उसे हराने के लिए अलग अलग कंपनीज को बुलाया गया था। वो सब अब करने लग जाते हैं कि हमें कितने पैसे लगाने चाहिए। लोगों की बोली लाखों में थी, पर शू की बोली सिर्फ 33,000 रुपए थी। ये देखने के बाद में वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आखिरकार इसने हाफ ऑफ द मनी भी क्यों लगा दी इस चीज के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ शू जो होता है अयानो को कॉल लगाता है और उसके पेरेंट्स से मदद मांगता है। अयानो की जो मदर थी वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और बैकअप के लिए अयानो को भेज देती है। अब वो एक बिल्डिंग के अंदर आते हैं जहाँ पे कि वही सी रैंक का डीमन है। अब वो जैसे धीरे धीरे करके अंदर जाते ही है वो गेट अपने आप निकल आता है, और उस गेट को धक्का देने वाला और कोई नहीं बल्कि वो सी रैंक का डीमन था। उसके साथ में उसके छोटे डीमन मिनियंस भी थे। अब वो लोग उनसे फाइट करने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके वो मिनियंस पे अटैक करते हैं और उसे काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर देते हैं, पर सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाला वो सी रैंक का डीमन था। शू जो होता है वो भाग के उसके पीछे जाने की कोशिश करता है और उस पर अटैक कर देता है। अब उसके वो दिल के आर पार गोली चला तो देता है, पर वापस से रीजनरेट हो जाता है और शू को पीछे कर देता है। डीमंस को मारने के लिए उनके कोर के ऊपर हमला करना जरूरी है, पर तभी वहाँ पे किसारा आ जाती है जब शू पे वो अटैक कर रहा था। किसारा उसका एक हाथ काट देती है और उसके बाकी जगहों पे भी अटैक करने के लिए वो आगे बढ़ जाती है। वो धीरे धीरे करके उसके मिनियंस को मारते हुए आगे जा रही होती है। वो अभी अपनी फुल डीमन फॉर्म में नहीं आई थी, वो अभी नॉर्मल फॉर्म में रह के ही फाइट कर रही थी। वो डीमन अब किसारा के ऊपर भारी पड़ने लगता है, इसलिए किसारा कहती है कि अब तुम्हें मुझे चार्ज करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही शू का चेहरा उतर जाता है और अब वो उसे लिप टू लिप एक किस देने की वादा करता है। और वो दोनों जब एक दूसरे को किस करते हैं तब अपने आप ही किसारा की जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक हाई रैंक की डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसकी ताकत पहले से ज्यादा थी, इसलिए वो बड़ी ही तेजी से बाकी के डीमंस मिनियंस को मारने लग जाती है और अब वो बड़े डीमन के ऊपर भी अटैक करने जाती है। पर उसी दौरान वहाँ पे अयानो से मिल जाती है। अयानो और दोनों में एक खासकर लड़ाई है शू के लिए, इसलिए वो दोनों उन डीमन से फाइट करते दौरान खुद से भी फाइट करने लग जाते हैं। पर ये डीमन के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात थी, इसलिए शू जो होता है उन दोनों की लड़ाई को रुकवाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि बाकी के लोग इनकी फाइट को नहीं रुकवा सकते हैं क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हैं। शू उनके पास में जाते उन्हें कहता है कि सबसे पहले हमें डीमन को मारना पड़ेगा, और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे अपनी जो किसारा थी वो कहने लग जाती कि तुम अयानो के साथ डिनर पे गए थे, इसलिए मैं तुमसे गुस्से में हूँ। ये बात सुन के अब शू जो होता है उसे अपनी अपार्टमेंट की एक स्पेयर की दे देता है जिससे कि वो उसका भरोसा जीत सके। और ये चीज देखने के बाद में किसारा जो होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे एक छोटी सी ब्राइब यानी कि स्पेयर की मिल गई थी। अब वो बड़े डीमन का ध्यान भटकाने के लिए आगे जाती है और उस पर अटैक करने लग जाती है। जैसे ही डीमन का ध्यान भटकता है शू अपनी गन को रिलोड करता है, उस डीमन पे अटैक कर देता है। उसकी कोर ब्लास्ट हो जाती है उस शॉट से, यानी कि उन्होंने डीमन को हरा दिया था। अगला दिन शुरू होता है जहाँ पे कि शू को वही बासी खाना मिलता है जो कि किसारा ने बनाया होता है। किसारा पैसे कमाने के लिए अलग अलग साइट पे काम ढूंढने लग जाती है।
है जिससे कि वो पैसे अर्न कर सके, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो वो भूखे मारे जाएंगे। वो अब वहाँ पे अपने खर्चे भी गिनने लग जाती है और शू को जल्द से जल्द कोई काम पकड़ने के लिए कहती है, जिस पे शू कहता है कि तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द काम पकड़ लूँगा। और फिर हमें बताया जाता है पिछले दिन जो उन्होंने पैसे कमाए थे वो उन्होंने बिल्डिंग को डैमेज कर दिया था, इसलिए उन्हें पैसे वहाँ देने पड़े थे। वहीं किसारा जो होती है वो शू को कहती है, तुम्हें जल्द से जल्द काम ढूंढना पड़ेगा, वरना मुझे ही काम करना पड़ेगा तुम्हारे बदले भी, क्योंकि अब इस घर का खर्चा चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब वो ये कहने के बाद में अपनी हाई स्कूल के लिए निकल जाती है और वहीं पे उसकी जितनी भी फ्रेंड्स थी वो किसारा को कहने लग जाती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, तुम उसके साथ क्यों रहती हो, तुम इतनी सुंदर हो। जिसके ऊपर वो कहती है वो गरीब नहीं है, बस उसे काम नहीं मिल रहा है, वो दिल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कि तभी वहाँ पे मिखाइल नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि इस सिटी के मेयर का बेटा है और वो अपनी स्कूल का प्रेसिडेंट भी है। वो उसे सेट करने की कोशिश करने लग जाता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें चोको दूंगा, जिसके ऊपर वो मना कर देती है। वहीं रात के समय में हमें एक पार्टी को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो लोग जाने के वादा करते हैं। मिखाइल उसे लेके जाएगा पर वो वहाँ से चली जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ शू जो होता है वो अयानो के पास जाता है, उससे काम मांगने लग जाता है। अयानो जो होती है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ शू इसीलिए ही उससे मदद मांग रहा होता है। पर दूसरी तरफ अयानो कहने लग जाती है कि तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, जिसके ऊपर शू कहता है वो तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था और तुम्हारी कंपनी को भी। पर वहीं अयानो कहती है कि तुम काफी ज्यादा तबाही मचा देते हो जहाँ पे भी जाते हो, जिसपे शू कहता है कि अगली बार वो इन चीजों का ध्यान रखेगा। जिसके ऊपर अयानो मान जाती है और वो अपनी मदर को कॉल लगा ही रही होती है कि तभी उसके फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है। वो जैसे ही अपनी फोन की नोटिफिकेशन ओपन करती है उसके अंदर किसारा और अयानो के साथ ही यानी कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड शू की फोटो होती है। वो चिढ़ जाती है और वो वहां से गुस्से में चली जाती है उसे बिना कोई काम दिए। अब वहीं हमें रात के समय दिखाया जाता है कि हंटर एसोसिएशन जो होती है जो कि डीमंस को हंट करती है, उसके एक सेक्रेटरी जो होता है वो बताता है कि मेयर के ऊपर हमला होने वाला है, हमें अलग अलग एजेंसी के लोगों को ढूंढना पड़ेगा और वो मेयर की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। जिसके ऊपर हमें अयानो की मदर को वो टास्क एक्सेप्ट करते हुए दिखाया जाता है, ये कहते हुए कि टास्क पूरा हो जाएगा। जिसके अंदर वो वहाँ पे 3 लोगों को भेजती है, अयानो को, साथ में वो वहाँ पे शू को भेजती है और किसारा को भी। पर साथ में शू को उसका एक दोस्त मिलता है जिसका कि नाम माइल्स है। माइल्स वही आदमी है जिसने कि पहले शुरुआत में शू को पाला था उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद में, इसलिए वो अपने आप वो जो होता है माइल्स उसको अपने पेरेंट्स की तरह ही मानता है। और वो दोनों स्मोक करते हैं, काफ़ी देर स्मोक वो कर लेते हैं, जिसके बाद में शू से पैकेट मांगता है क्योंकि उसके पास में बाद में स्मोक करने के पैसे नहीं थे, उसे फ्री की बीड़ियां मिल गई थी। तो दूसरी तरफ में किसारा को दिखाया जाता है जो कि टेस्टी खाना देखने के बाद में उन्हें पैक करने का सोचती है क्योंकि घर पे वो खाना बनाने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने सीक्रेट स्टोरेज से टिफिन बॉक्स निकालती है कि तभी वहाँ पे मिखाइल आ जाता है। मिखाइल को देख के वो शर्माने लग जाती है। वहीं मिखाइल कहता है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं इस तरह की दावत तुम्हें रोज रोज दूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसके जो फादर थे अब वो वहाँ पे स्पीच देने लग जाते हैं कहते हुए कि मैं इस जगह को काफी ज्यादा डेवलप कर दूंगा, तुम लोग मेरा साथ दो, मैं न्यू तरह के ड्रग्स लेके आऊंगा, ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ। इस तरह की बात लोगों को काफी ज्यादा इंप्रेस कर देती है क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी बदलने की बात करने लग जाते हैं। पर शू को पता था कि ये झूठी ही बातें करते हैं जैसे कि बाकी लोगों ने की थी इंडिया के इलेक्शन में। पर तभी उसके पीछे से एक डीमन आ जाता है, वही डीमन उसके ऊपर हमला करने वाला था क्योंकि वो डीमन एक पहले इंसान रह चुका था और उसके पास में सोचने और समझने की ताकत तो थी। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर एक इंसान को काफी सारे डीमंस एक साथ मिलकर करप्ट कर देते हैं उसकी ख्वाहिशें पूरी कराने के लिए। और जब वो इंसान ऐसा कर लेता है तब वो अपने लालच में आके यानी कि अपने बदले को पूरा करने के लिए ऐसा कर बैठता है। मेयर को मारने के लिए डीमन यहाँ पे आया हुआ था उसकी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उसी दौरान जो हमारी किसारा थी वो ये चीज नोटिस कर लेती क्योंकि वो भी एक डीमन थी। वो उसे पकड़ती है और वॉल की आर पार ले जाते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है जिससे कि वो उससे खुले मैदान में फाइट कर सके बिना लोगों को चोट पहुंचाए। किसारा जो होती है उस डीमन के ऊपर अटैक करती है कि अयानो बीच में आ जाती है। वो गन से अपने साथियों के साथ में उस पर फायर करने लग जाती है। डीमन वहां से भाग जाता है। डीमन बिल्डिंग के आर पार हो सकता था वॉल के साथ में। अयानो अपने कपड़े फाड़ती है और उसे अच्छे से पकड़ने के लिए चली जाती है जैसे कोई ब्लू हेयर बैडी भागती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डीमन बार बार आर पार हो रहा था, उनकी गोली उनके ऊपर काम नहीं कर रही थी। पर किसारा जो थी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस डीमन को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है। पर डीमन काफी ज्यादा एजिलिटी वाला पर्सन था, वो बड़ी
बड़ी ही आसानी से उनके अटैक से बच रहा होता है, डॉज करते हुए, और वहां से निकलने की कोशिश करता है। अयानो उसका पीछा तो करती है, पर अयानो को वो डीमन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, और जब वो डीमन उसे मिलता है वॉल की आर पार वो हो जाने लग जाता है, उसका ध्यान भटका देता है और उस पर अटैक करता है कि तभी कसारा पीछे से आती है और उस पर लात मारती है खिंचा के। अयानो के पास सही मौका था कि वो उसे मार सकती है कि डीमन जो था वो उसे अपनी बात में फंसाने लग जाता है, वो रोने लग जाता है एक इंसान की तरह। अयानो को पता था कि इंसानों के पास में इमोशन होते हैं पर डीमंस के पास में नहीं है, पर ये डीमन के पास इमोशन कैसे है। उसका ध्यान भटक जाता है और डीमन को एक अच्छा मौका मिल जाता है वहां से भागने का। वो खिड़की तोड़ के भागने ही वाला था कि वहां से शू बीच में आ जाता है। शू जैसे ही आता है वो उस बिल्डिंग की खिड़की को तोड़ते हुए पीछे से निकल के आता है और उस डीमन के एक लात मारता है। वो डीमन के जैसे ही लात पड़ती है वो पीछे जाके गिरता है और वहीं हमें दिखाया जाता है कि सीसीटीवी वाले रूम में वो सभी पहुंच चुके थे। अब वहीं दूसरी तरफ अयाशु कहने लग जाता है कि अब तुम नहीं बच के निकलने वाले हो, पर तभी से कॉल आती है जो कि अयानु की मदर की थी। वो उसे उस डीमन को जिंदा पकड़ने के लिए कहती है। जिंदा पकड़ने के लिए उनके पास वेपन नहीं थे क्योंकि उन्होंने आज तक किसी डीमन को जिंदा पकड़ा ही नहीं है, सीधा उन्होंने कत्लेआम किया है डीमंस का। इसलिए अब वो लोग अब एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढने लग जाते हैं जिससे कि वो इस डीमन को पकड़ सके जिंदा, क्योंकि अगर वो उसे नॉर्मली पकड़ेंगे तब हाथापाई के अंदर उसकी मौत भी हो सकती है। वो प्रोडक्ट बुक करने वाला था कि उसे पता चलता है जितना उसे पेरोल यहाँ से मिलेगा उतने ही पैसे का तो ये इक्विपमेंट होने वाला है। पहले कसारा उसे मना करती है ये चीज लेने से, पर डीमन वहां से भाग जाएगा, उन्हें ये चीज पता थी और इसीलिए वहीं डीमन को मौका मिल जाता है कि वहां से भागने का। कि उसी दौरान शू जो होता है उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देता है। जैसे ही उस प्रोडक्ट को वो ऑर्डर करता है वो ऑर्डर जोमेटो की स्पीड की तरह आता है, एक विपरीत स्पीड जो कि काफी ज्यादा तेज होती है, इंडिया की जोमेटो की तरह नहीं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें बताया जाता है कि कसारा जो थी वो उसे ये प्रोडक्ट तो बाय नहीं करना चाहती थी, पर वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। वो प्रोडक्ट की डिलीवरी ऐसी होती है कि जैसे ही डीमन नीचे गिरता है उससे आके वो ट्रक टकरा जाता है, जिससे कि डीमन उसी जगह पे बेहोश हो जाता है। लेडी वहां पे आती है और उसे अपना ऑर्डर कंफर्म करने के लिए कहती है, पर शू मना कर देता है क्योंकि उनकी डिलीवरी ऐसी थी कि वो डीमन बेहोश हो चुका था। अब वहां पे हमें एम्बुलेंस को दिखाते हैं जो कि एम्बुलेंस डीमन को ले जाती है। इस प्रकार शू ने और कसारा ने काफी सारे पैसे अर्न कर लिए थे, पर शू को अपने घर पे एक एनवेलप मिलता है जिसमें उसे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है डीमन से रिलेटेड। ये बात वो कसारा को बताता है और अयानो के पास वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए जाता है। अयानो से वो बात करने लग जाता है। अयानो एक सुंदर ड्रेस पहन के आई थी, पर दूसरी तरफ शू अपनी भिखमंगो वाली ड्रेस में आया था। वहीं दूसरी तरफ हमें अंडर एसोसिएशन में दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पे अलग अलग न्यूज आ चुकी थी एक डीमन से रिलेटेड। वो वापस से बिड करने के लिए कहते हैं, जिसके अंदर शू जो होता है सबसे कम पैसे बिड करता है इस काम को करने के लिए। इसलिए हंटर एसोसिएशन जो होती है ये काम उसे सौंप देती है, पर उसे कैटरपिलर को मारना था जो कि एक डीमन की फॉर्म में था। इस चीज को करने के लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल सकते हैं, पर शायद से ये चीज काफी ज्यादा न्यू होने वाली है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि कैटरपिलर के अंदर क्या चीज निकल सकती है। शू जो होता है पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। हंटर एसोसिएशन का जो मालिक था वो उसे ये काम करने के लिए इजाजत दे देता है, पर बाकी के डीमन हंटर्स की जितनी भी कंपनियां थी वो सब उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी। अब हमें साइड पे दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग वहां पे आ चुके थे, कुछ टैंक में भर के तो कुछ मिसाइल्स लेके। अब वो उस कैटरपिलर के ऊपर अटैक करते हैं, उसे बर्फ से जमा देते हैं। उन्होंने सोचा था कि उसके टुकड़े कर देंगे, पर उसमें एक बड़ी सी बटरफ्लाई मॉन्स्टर यानी कि डीमन बाहर निकल के आती है। एक एक करके वो सारे ड्रोन्स को खत्म करने लग जाती हैं और टैंक्स के ऊपर वो अटैक करने लग जाती हैं। लोग एक एक करके उसके सामने मर रहे होते हैं। अयानो बचने की कोशिश करती है, पर अयानो को उसने अपना टारगेट बना लिया होता है, इसलिए शू का ध्यान उसके ऊपर जाता है। वो अयानो को बचाना चाहता था, इसलिए वो कसारा के साथ में वापस से कांटेक्ट करता है और उसे एक बहुत ही अच्छी खासी किस दे देता है। जितनी खतरनाक किस होगी उतनी ज्यादा कसारा के पास पावर आएगी। जैसे अयानो मरने वाली थी कि तभी वहां पे हमें दिखाया जाता है कसारा आ जाती है। कसारा जो होती है एक एक करके सारे स्टोन्स को तोड़ देती है और अयानो को बचा लेती है। डीमन से वो फाइट करने के लिए जाती है, पर डीमन वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर था, वो कसारा के अटैक को रोक पा रहा था। कसारा को अब उससे फाइट करने में दिक्कत होने लग जाती है क्योंकि वो डीमन का डिफेंस काफी ज्यादा ताकतवर था, उसे मौका नहीं मिल रहा था उसके ऊपर अटैक करने का अच्छे से। तभी वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है और उसके पेट में अटैक करने की कोशिश करती है और उसके अंदर एक छोटा सा छिद्र बना देती है। उसी का फायदा उठा के पीछे से शू अपनी गोली चला देता है और उस गोली के आर पार होने से उसके पेट में काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। इस प्रकार बटरफ्लाई को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फुल पावर को अनलिश कर देती है। इसी प्रकार शू के पास एक मौका था, वो अपनी गोली उसके ऊपर वापस से चार्ज कर देता है और ये ऐसी गोली थी कि उससे वो डीमन वहीं पे मारा जाता है।
रात के समय में अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे अयानो जो होती है अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ में एक यार्ड की तरफ जाती है और वहां से एक स्टोर रूम के अंदर पहले से ही काफी सारे लोग मरे हुए थे। वो इधर से उधर देखते हैं, वहां पे एक डीमन की उन्हें प्रेजेंस महसूस होती है जो कि इनके ऊपर गोली चला रहा होता है और इसी वजह से ये लोग मारे गए थे। एकदम से धीरे धीरे करके अयानो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लग जाती है कि तभी उसी दौरान वो डीमन उनके सामने आ जाता है। वो डीमन उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाता है। उसकी गन अपने आप मशीन की तरह उनके ऊपर फायर कर रही थी कि उसी दौरान अयानो का एक साथी ऊपर से स्नाइपर चलाता है और उस डीमन के ऊपर अटैक करता है और एक मिसाइल चला के उसे खत्म कर देता है। पर वहाँ पे डीमन के पास में ही काफी सारे माफियाज भी थे जो कि एक एक करके मारे जाते हैं, पर कुछ माफिया अभी भी जिंदा थे, इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ के एम्बुलेंस में ले जाने लगती है। माइल्स उससे बताता है कि माफिया के बीच में छिड़ी हुई एक लड़ाई थी जिसके अंदर अभी भी एक लड़का जिंदा था जो कि उस माफिया से बच चुका था। माफिया इतना ताकतवर नहीं था वरना सभी लोग मारे जाते। वहीं दूसरी तरफ जो माफिया जिंदा था जिसे कि एक एम्बुलेंस में डाल रहे थे, उसे उसकी बंदी यानी कि एक गर्लफ्रेंड देख लेती है। वो उसके साथ चलने के लिए कहने लग जाती है, पर पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं ये कहते हुए कि वो एक माफिया है, हम आपको उसके पास नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ शू और कसारा जो थी वो कैंडल लाइट डिनर करते हैं और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने बिल अभी तक नहीं भरा था, पर खाने को उनके पास अच्छे पैसे थे, इसलिए वो रात में एक अच्छा खासा डिनर जो है वो लेके आते हैं और उसे साथ में बैठ के खाने लग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ वो जो मॉन्स्टर था उसकी कोर उन्हें नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिले, पर इतने तो मिल चुके हैं जिससे कि वो जी सकते हैं। सुबह के समय हमें दिखाया जाता है कि कैसे शू जो होता है वो कसारे के साथ घर के बाहर आने लग जाता है ये कहते हुए कि रात को अब हम एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलेंगे। पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लंबी और बड़ी कार उनके घर के सामने आके रुकती है। उसमें से मिखाइल आता है। मिखाइल जो था वो शू से लड़ने के लिए आया था कसारा के लिए, पर दूसरी तरफ कसारा जो होती है उसकी धन और दौलत को देख के उसके पीछे नहीं भागती है बल्कि वो शू के साथ में लॉयल रहने का वादा करती है। शू जो होता है वो मिखाइल के साथ में बात भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है और उल्लू का पट्टा है, अगर वो इससे बात करेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा। कि तभी वहाँ पे हमें कसारा को दिखाया जाता है कि वो अयानो को नोटिस कर लेती है। वो अयानो के पीछे जाती है जो कि एक आदमी के साथ थी। वो उसकी गलत फोटो खींचती है और ऑनलाइन पोस्ट करते हुए कह देती है कि इसका अफेयर चल रहा है। इस तरह की पोस्ट जो होती है वो सारी की सारी पोस्ट हमारा शू देख लेता है। शू को जब पता चलता है कि कसारा अपने मेन अकाउंट पे ये सारी चीजें अपलोड कर रही है तो वो अयानो से माफी मांगता है उसके बदले। वहीं दूसरी तरफ अयानो जो होती है वो उसे उस आदमी से मिलवाती है जो कि खुद को डिटेक्टिव बताता है जो कि हंटर एसोसिएशन का ही है। ये यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में पता करने के लिए आया है कि ये माफिया कौन थे, इनकी फाइट क्यों हुई, डीमन उनके पास में क्यों आया। साथ ही साथ में वो शू के मदर और फादर के एक्सीडेंट के बारे में भी जांच कर रहा है जो कि अयानो ने उसे ऑर्डर दिया था, जिसके ऊपर शू गुस्सा हो जाता है। अयानो को कहता है कि आखिरकार तुमने मुझसे बिना पूछे इस तरह के ऑर्डर क्यों दिए। इस तरह का उसे गुस्सा होते देख के अयानो खुद भी दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों अब वापस से शांत हो जाते हैं। डिटेक्टिव को एक कॉल आती है कि एक जगह पे हमें उस बंदे को दिखाया जाता है माफिया के, जिसे कि हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ पे उसकी बंदी फुट फुट के रो रही थी। उसी आदमी का कत्ल हो चुका है। ये बात जान के वो काफी ज्यादा हैरानी में थे। माइल से पूछते हैं कि आखिरकार ये किसने किया, जिसपे वो बताता है कि जो कि इनकी राइवलरी थी एक माफिया गैंग से, उन्होंने ही आके इसे मारा है। इसमें किसी डीमन का हाथ नहीं है क्योंकि इसे मारते दौरान एक छोटे से चाकू का इस्तेमाल किया गया था जिसके ऊपर ह्यूमंस के ही फिंगरप्रिंट थे। इससे कि हम इस बात पे पहुंच सकते हैं कि इसमें डीमन का हाथ नहीं है, इसे इनकी राइवल गैंग ने ही मारा है। ये उस पर निशान भी बने हुए होते हैं जिसपे डिटेक्टिव इसके ऊपर मंजूरी दे देता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। इसके बाद में ये केस को डिसमिस कर दिया जाता है। वहीं रात के समय अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे शू जो होता है इधर से उधर घूम रहा होता है। वो अयानो को मनाने के लिए आया होता है कि वो भी उसके मदर और फादर के एक्सीडेंट के बारे में जांच करना चाहता है, इसलिए उसे अलग अलग लोगों की तस्वीर दिखाता है जो कि इस एक्सीडेंट में जुड़े हो सकते हैं। वो अयानो को कुछ और जानकारी देने के लिए कहता है, अयानो उसे मना कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ अब जो हमारा शू होता है उसे कहता है क्यों ना तुम मेरी टीम में ही आ जाओ। ये बात सुन के अयानो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, ये कहते हुए कि तुम 3 साल भी ऐसे ही थे, जब कभी तुम्हें जरूरत पड़ती तब तुम इसी तरह चिकनी चुपड़ी बातें करते थे। ये सारी चीजें बताते वो कहने लग जाती है कि तुम्हें कुछ 3 महीने पहले वाली बात भी याद नहीं होगी। और वो 3 साल पहले की बात बताने लग जाती है कि किसी को ढूंढने के लिए वो एक पूरी रात नहीं आया था जबकि अयानो ने उसके लिए खाना बना के तैयार रखा था। वो काफी दिनों तक गायब रहा था। और वहीं दूसरी तरफ अयानो को सामने शू जो होता है ये सारी बातें भूलने की बात करने लग जाता है कि उसे ये चीजें याद नहीं है, जिसपे अयानो काफी ज्यादा गुस्से में रोते हुए चली जाती है।
वहीं हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे पुलिस जो थी वो एक गेट पे खड़ी हुई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जिस बंदे को मारा गया था उसकी राइवल वाली गैंग के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। वो उसके अंदर तो जाते हैं उस कमरे के, पर वहाँ पे काफी ज्यादा खून बिखरा हुआ था, इसलिए वो डर के मारे बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि अंदर क्या चीज हो सकती है और वो बिना जाने ऐसे अंदर जाएंगे तब वो मारे जाएंगे। इसलिए वो बाहर ही इंतजार करते हैं और अंदर से काफी जोर की आवाज आने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अयानो रो रही होती है एक ब्रिज के नीचे और उसके पास में कसारा आती है। कसारा वहाँ पे आके कहती है जो कुछ भी तुम शू से जानना चाहती हो वो मेरे दिमाग में है, उसकी सारी मेमोरीज मेरे पास है। हमारे बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर कि मैं उसकी मेमोरीज को कभी भी खा सकती हूँ क्योंकि उसने अपनी सोल मुझसे सेल नहीं की है। इनका कॉन्ट्रैक्ट शू की मेमोरीज पे चलता हुआ आ रहा है। ये बात जान के तो अयानो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो अयानो की वो मेमोरीज खा रहा है जो कि वो अपने पास रखना चाहता है, जिसपे हमारी कसारा कहती है कि मैं वो मेमोरीज इसलिए खाती हूँ क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा दुख देती है। उसकी ये बात वो सुन के काफी ज्यादा हैरान थी। अब वो वहां से जाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गार्डन के अंदर हमारा शू बैठा हुआ होता है और बीड़ी पी रहा होता है जो कि उसे माइल्स से मिली थी। अयानो वहां पे आ जाती है। वो अयानो से माफी मांगने की कोशिश करता है कि तभी उसके पास में एक एरो आता है जिसके ऊपर एक मैसेज था ये बताते हुए कि वहाँ पे जो उस बंदे को मारा गया था माफिया के, उसकी राइवल गैंग के अंदर काफी ज्यादा लड़ाई हो रही है। उसे वो एड्रेस मिल जाता है। वो बड़ी तेजी से साइकिल से उस जगह के पास में जाता है और उस कमरे के अंदर घुस जाता है। वो एक हंटर है जिसे कि डीमन से लड़ने का काफी ज्यादा अनुभव है, इसलिए पुलिस वाले उसे रोकते भी नहीं है। अंदर एक लड़की को हमें दिखाया जाता है जो कि डीमन से फाइट कर रही होती है। वो डीमन को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर वो गर्ल डीमन जो थी वो एक एक करके सारे गैंगस्टर्स को मारने लग जाती है। जितने भी गैंगस्टर उसके सामने आ रहे थे वो उनकी गोली को डॉज करते हुए उनके थ्रोट को ही कट कर रही होती है। पर हमारा शू जो होता है उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है पर उसे रोक नहीं पाता है। वो लड़की जो होती है उसके आने पे वॉशरूम की तरफ में बढ़ जाती है। जैसे वहाँ पे जाता है वहाँ पे काफी सारे मिरर्स थे और मिरर्स के वो आर पार हो रही थी, इसी जिससे शू को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी उस पे एम करने से, इसलिए वो उसको नहीं मार पा रहा होता है। वहीं डीमन जो थी उसके पास सही मौका था शू को इंजर्ड करने का, पर वहाँ पे वो शू को भी इंजर्ड नहीं कर पा रही थी और शू भी उसके अटैक को डॉज कर रहा था। और जैसे ही उसे एक मौका मिलता है तब वो डीमन जो होती है वो शू का ध्यान भटकाती ही नहीं मिरर्स के अंदर अपने रिफ्लेक्शन को दिखाते हुए वहां से भाग जाती है। अब वहां पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मरे हुए थे, उन सभी का हाथ एक बंदे को मारने में था। ये सारी चीजें ये हमारी डिटेक्टिव जो थे कंक्लूड कर रहे होते हैं। उसी दौरान माइल्स बताता है कि वही आदमी था जिसने कि उस हॉस्पिटल के अंदर उस माफिया के बंदे को मारा था। वहीं वो बंदा जो होता है वो कहता है वो कोई डीमन नहीं बल्कि वो उसी की ही गर्लफ्रेंड थी। इस तरह की बात सुन के वो सभी लोग हैरान थे, क्या उस माफिया के बंदे की गर्लफ्रेंड जो कि एक डीमन बन चुकी है और सभी को मार रही है। वो इससे एक चीज ये पता लगा चुके थे कि जो कोई भी उसकी मौत का जिम्मेदार था उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो उन सभी को मार देगी। इसके अंदर अयानो भी थी, यानी कि अयानो के ऊपर भी खतरा है क्योंकि अयानो ने ही उस साइड पे जाके उस डीमन को रोकने की कोशिश की थी और उसे जेल करवाई थी। अयानो के ऊपर वो डीमन अटैक कर देती है। वहीं उसी दौरान हमें बताया जाता है कि कसारा को हमारे शो ने मैसेज भेज दिया था। कसारा टाइम पे पहुंच जाती है और वो अयानो को बचा लेती है। वहीं उसी दौरान शू जो होता है उस साइड से निकलने की बात करने लग जाता है क्योंकि अयानो के ऊपर खतरा है और जैसे वहाँ पे जाता है वो वहाँ पे देखता है कि डीमन वहाँ पे नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे माइल्स जो था वो कहता है कि डीमन एक जगह से दूसरी जगह काफी जल्दी ट्रेवल करते, इसलिए हमने अयानो को एक सेफ प्लेस पे रखा है। उस सेफ प्लेस के अंदर कोई भी मिरर नहीं है जिससे कि वो डीमन पहुंच सके क्योंकि वो डीमन अपने सामने सारे माफिया के लोगों को मारने की कोशिश कर रही थी। तो दूसरी तरफ में शो को दिखाया जाता है कि कैसे वो तेत्सुया नाम के एक बंदे से मिलता है जो कि डिटेक्टिव है, जो कि उसके पेरेंट्स की मौत का सच का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वो शू को अपने साथ कोलैबोरेट करने के लिए कहता है जिससे कि उसके पेरेंट्स की मौत का वो सच जान सके। शू इस चीज के लिए तैयार था और रात के समय वो अयानो से मिलने उसके सेफ हाउस पे जाता है। वो वहाँ पे जाके अपनी बहन के बारे में बताता है कि मुझे लगता है कि वो जिंदा हो सकती है जिसे कि उन्होंने मरा हुआ समझा है। ये बात सुन के अयानो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो उसके साथ में कुछ नाइट स्पेंड करना चाहते थे, यानी कि रोमांस के वो आवर्स जो कि हमारे लूजर फ्रेंड्स नहीं कर पाते हैं। वो उसी के ही पास में सो जाती है। वो अयानो से बात करने लग जाता है हमारा शू ये कहते हुए कि वो उस डीमन को मारना चाहता है कि तभी वो डीमन वहाँ पे आ जाती है एक वाटर के रिफ्लेक्शन से, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता है कि तभी वहाँ पे कसारा जो थी उस डीमन पे अटैक करने लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जो शू था वो अयानो के साथ में एक जगह पे छिपा हुआ था और कसारा जो होती है उस डीमन से फाइट कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कसारा जल्दी से शू के पास जाती है और अयानो को एक हेड से मार देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे शू के साथ
तुमने वो सब किया। जिसके ऊपर अयानो कहती है कि मुझे नहीं पता है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। वो नहीं बताना चाहती थी कि उनकी नाइट कैसी गई थी। कसारा काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो कहने लग जाती कि तुमने मुझसे गद्दारी की है और इस गद्दारी का बदला मैं लेके रहूंगी। अब उस डीमन से फाइट करने लग जाते हैं। वहीं पे उस डीमन को शू के बारे में पता चल जाता है कि कसारा उसके पीछे आ जाती है। शू जो था वो उसे हाथ से माफी मांगने की कोशिश करता है, पर कसारा कहते हैं कि अब हमें डीमन को हराना पड़ेगा, मुझे वो किस चाहिए। और वो उसकी एकदम जम के किस ले लेती है और किस लेने की वजह से वो उसकी काफी सारी मेमोरीज को इरेज कर देती है, यानी कि वो पल जो कि उसने अयानो के साथ बिताए थे वो भी। अब वहीं वो डीमन से फाइट करने लग जाती है। डीमन वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर था, वो काफी ज्यादा तेज था और अपने स्वॉर्ड की मदद से कसारा के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। पर कसारा को बचाने के लिए हमारा शू बीच में आ जाता है और उसके अपने एल्बो से एक वार करता है जिससे कि वो दूर जाके गिरती है। और वहीं दूसरी तरफ अब इनके पास एक चांस आ चुका था जब वो डीमन को हरा सकते हैं। वो अपने टूथपिक को एकदम खिंचा के दूर फेंकता है और वो टूथपिक उसके सीने पे जाके लगता है उस औरत के, और उसी चीज का फायदा उठा के कसारा उस टूथपिक को और अंदर तक डाल देती है जिससे कि उसका कोर अपने आप फट जाता है, जिससे कि डीमन मारा जा चुका था। वहीं कसारा को बुरा लग रहा था क्योंकि अयानो की हिम्मत कैसे हुई कि उसने शू के साथ दिन गुजारे और रात भी, इसलिए वो चुपचाप से वहां से भाग जाती है बिना बताए। अब शू को उसकी चिंता होने लग जाती क्योंकि काफी दिन हो गए हैं वो उसके घर पे भी नहीं लौटी है, और इसी के ही बात से अयानो जो है वो उसके घर में रहने लगी है। वो उस बंदे से मिलने आया था जो कि उसको इन्फॉर्मेशन देता है डीमंस के बारे में। वो उसे एक ट्रेन स्टेशन पे बुलाता है। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है वो उसके पीछे आ जाता है। वो उसे अपने सामने एक डस्टबिन के अंदर हाथ डालने को कहता है क्योंकि उसके अंदर उसके लिए कुछ चीजें हैं जो कि उसने रखी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक नन थी। वो वहाँ पे काफी सारे हंटर से फाइट कर रही थी जो कि विदेश से आई है। ये न्यूज देख के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमारा शू माइल्स और बाकी के तासुया के साथ में उसे ढूंढने लग जाता है पर उसे पकड़ नहीं पाता है। हंटर एसोसिएशन बताता है वो जो नन है वो एक यूरोप की बहुत बड़ी संस्था से आई है जो कि डीमंस को मारने का काम हजारों सालों से कर रहे हैं, यानी कि वो इससे भी पुराने हैं। पर उसको यहाँ पे आने का कारण क्या हो सकता है ये इनमें से किसी को नहीं पता है। पर एक चीज ये पक्की थी कि जो कोई भी नन है जो कि यूरोप की एक संस्था से आई है वो उनके हंटर्स को पीट रही है, इसलिए उन्हें उसे रोकना पड़ेगा, वरना ये हंटर्स अगर मर जाएंगे तो यहाँ पे डीमंस को कौन रोकेगा। जिसके ऊपर तासुये जो था वो उस लड़की को हल्का बहुत जानने की एक्टिंग करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। उसके पास एक कॉल आती है, उस कॉल से उसे अपने घर के ऊपर बुलाया जा रहा होता है। वो धीरे धीरे करके अपने घर के पास जाता है पर तब इससे न्यूज़ मिलती है कि वो नन उसी के ही घर में है जो कि उससे बदला लेने के लिए आई है। ये बात जान के खुद हमारा शू भी हैरान था। वो अपने गन सामने पॉइंट कर देता है और जब वो आगे बढ़ता है वो नन जो थी उसे धक्का दे देती है जिसका नाम शैरन होता है। शैरन जो होती है उससे फाइट करने लग जाती है ये कहते हुए कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वहां से भाग के निकल के आ गए, वो भी मुझे मरता छोड़ के। ये बात सुन के खुद हमारा शू भी हैरान था पर उसे वो चीजें याद नहीं थी। वो शैरन से फाइट करने लग जाता है। शैरन जो थी वो उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाती है और शू बड़े ही आसानी से उसकी कुछ ही किक्स और कुछ ही मुक्कों के अंदर हार जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ वो नन कहते हैं कि अब मुझे बता दो वो डीमन कहाँ पे है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिसके ऊपर वो कुछ कह नहीं पाता कि तभी वहाँ पे कसारा आ जाती है। कसारा को देख के वो नन जो थी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती है अगर तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड दे देती हो और खुद को सील कर लेती हो तब मैं सोचूंगी इसे छोड़ने की। जिसके ऊपर कसारा मना कर देती है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे शू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो बेड पे लेटा था जहाँ पे कि अयानो जो होती है वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम उसे जानती कैसे हो। जिसके ऊपर कसारा उसे बिना बताए शैरन से मिलने के लिए चली जाती है। शैरन ने उसे एक अबैंडन प्लेस पे बुलाया होता है उससे फाइट करने के लिए। जैसे ही कसारा वहाँ पे पहुंचती है वो उसको कॉल लगाती है जिस पे शैरन कहती है कि अब मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वाकई में अकेले यहाँ पे आ गई हो अपनी मौत को गले लगाने के लिए। कसारा जो थी उससे फाइट करने के लिए आगे आने के लिए कहती है। शैरन जो थी एक कवच पहने आई हुई थी जो कि डीमंस की बॉडी से ही बना हुआ था। वो उसके ऊपर एक एक करके अटैक करने लग जाती है। वो अटैक जो थे वो शुरुआत में तो बुलेट से होते हैं। वो बुलेट के अटैक जो कि कसारा के ऊपर लग रहे थे वो अपने आप तो हील हो जाते हैं और उसी के साथ में कसारा उससे फाइट करने लग जाती है अपनी स्वॉर्ड की मदद से। पर तभी वो अपने मॉन्स्टर्स के अटैक का इस्तेमाल करती है जो कि अलग अलग टेंटिकल्स में थे। वो टेंटिकल्स जैसे ही कसारा को इंजर्ड
करते हैं वो उसे हील नहीं कर पा रही होती, यानी कि वो डीमंस के अटैक को अच्छे से हील नहीं कर पाती है। बुलेट्स के मुकाबले में वो एक जगह आके आके छिप जाती है। वो अपनी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है जिससे कि उसका कम खून बहे, उसका स्टेमिना ऐसे के ऐसे ही रहे। शैरन उसे कहती है कि तुमने सारी की सारी शू की यादें मिटा दी है, तुम ऐसा क्यों करती हो उसके साथ में। उसकी ये बात सुन के कसारा उससे फाइट करने जाती है, पर ऐसा लग रहा होता है कि शैरन वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर होती है। शैरन कहती है मैंने तुम्हें पिछली बार भी हराया था और इस बार भी मैं तुम्हें हरा दूंगी, तुम ये फालतू की मेहनत कर रही हो मुझे पीटने के लिए। पर तभी उसके नीचे एक ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट और किसी ने नहीं बल्कि शू ने किया होता है। शू जो होता है अपनी केस बड़ी आसानी से कसारा को दे देता है जिससे कि कसारा जो है शैरन को डिफीट कर सके और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जैसे ही कसारा के पास में वो केस आती है उसकी मदद से उसके सारे के सारे वाउंड्स जो थे वो अपने आप हील हो जाते हैं। अब वो शैरन से फाइट करने के लिए तैयार थी, उस पर अटैक कर देती है। उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी एक हाथ को भी काट देती है। उसी चीज का फायदा उठाते हुए शैरन जो थी वो शू पे अटैक करने की कोशिश तो करती है, पर तभी बीच में कसारा आके उसे रोक देती है। कसारा बड़े ही आसानी से शैरन को हराने लग जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शू के ऊपर अटैक करने की। कहते हुए वो जमीन को फाड़ के उसे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे ले आती है, उसकी हालत एकदम बुरी कर देती है। शैरन को हराने के बाद में वो लोग उस जगह से बाहर निकल के आते हैं जब वहाँ पे डिटेक्टिव उसे एक जगह पे आने के लिए कह रहा होता है, पर हमारा शू तो शैरन को इंटेरोगेट करने गया था कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आई थी, उसे जानना चाहता था और उसे बताने के लिए कहता है कि तभी उसे डिटेक्टिव की कॉल आती है जो कि उसे बुला रहा होता है। पर तभी एक गन शॉट की आवाज आती है। गन शॉट की आवाज सुनते ही हमारा शू जो होता है एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये किस तरह की आवाज थी। वो बड़ी जल्दी से भाग के जाता है जहाँ पे कि डिटेक्टिव होना था, पर सिर्फ वहां पे उसकी लाश पड़ी हुई होती है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक बंदी की प्रेजेंस महसूस हो जाती है। दूसरी तरफ शू तो अभी तासुया के बारे में ही सोचने लग जाता है कि वो ऐसा पहला डिटेक्टिव था जो कि उसकी पेरेंट्स की मौत का असली पता लगाना चाहता था उसके साथ मिलके। जैसे उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होती है उसे पकड़ने जाते हैं। कसारा जो होती है वो उसे गाड़ियों के आर पार होते हुए जाती है और उसे रोक लेती है। उन्हें वहीं पे ये बात पता चलती है और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि हमेशा शू को किसी न किसी तरह की एडवाइस देता रहता था डीमंस के ऊपर छिप के। वो मिखाइल होता है। मिखाइल को देख के शू से पकड़ लेता है बंदी बना के। उसे कहता है कि आखिरकार बता तूने ऐसा सब क्यों किया, तूने आखिरकार तासुया को क्यों मारा, जिससे वो मना करता है और वो उन्हें अब एक ऐसी फैकल्टी में लेके जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी, जहाँ से कि वो सिटी के अंदर हर जगह नजर बनाए रखते थे। उनके कैमरे हर जगह थे जहाँ पे कि वो सोच भी नहीं सकते थे उस जगह के अंदर भी कैमरे थे। वहीं मिखाइल जो था वो उसे बताता है कि मैंने तासुया को नहीं मारा है। वहीं तासुया के किलर को दिखाया जाता है जो कि एक हुडेड पर्सन था जिसकी हमें सिर्फ बैक ही दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा तासुया जो होता है वो तो मर चुका था, उसकी फ्यूनरल पे हर कोई जाता है। शू जो होता है वो माइल्स के साथ में अब दूसरी तरफ जाने लग जाता है। माइल्स उसके फादर फिगर की ही तरह था क्योंकि जब से उसके पेरेंट्स मरे थे माइल्स ने ही उसे पाला था कम से कम 2 से 3 साल तक। वहीं माइल्स जो थे उसके फादर के दोस्त थे। पर दूसरी तरफ माइल्स की नजर के हाथ पे जाती है जो कि शू देख लेता है कि उसके हाथ में टैटू है। ये वही टैटू है जो कि किलर के ऊपर था। उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने तासुया को क्यों मारा, जिसके ऊपर माइल्स बताता है कि तासुया को पता चल चुका था कि वो और कोई नहीं बल्कि मैं था जो कि उस माइंस वाले इंसिडेंट के अंदर शामिल था। ये बात जान के तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि माइल्स को हमेशा उन डीमंस के बारे में पता चल जाता था जिसके बारे में पता लगाने जाते थे पहले ही। इसी वजह से उसने उसे मार दिया। पर अब ये बात बाहर आ चुकी है। शू उसे कहता है कि अभी पुलिस जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंचती होगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसमें माइल्स हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सामने से बात करने की। ये कह के वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। अब वो वहाँ पे फाइट करने लग जाता है उन सभी लोगों से। उसके अगल बगल में एक शील्ड बन के आ जाती है जो कि उसे हर एक ह्यूमन के वेपन से बचा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अब शू जो होता है वो अपनी सारी की सारी पावर कसारा को देते हुए कहता है क्या तुम उसे जिंदा बचा सकती हो, जिसमें वो मना कर देती है क्योंकि वो अब अपने आप से पार जा चुका है, यानी कि वो बिजर्ग हो चुका है। उसे सिर्फ अब मारा ही जा सकता है, उसे कोई नहीं बचा सकता है। ये बात जान के खुद शू भी हैरान था। वहीं अयानो के ऊपर वो अटैक करने लग जाता है। अयानो जब मरने ही वाली थी उसी बीच हमारे बीच में शैरन आ जाती है जो कि अपने पाँव की मदद से, जो कि उसके पाँव पे नाइफ थे, वो उससे माइल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। पर माइल्स जो था अपनी सारी की सारी इंजरीज से एक ही मिनट के अंदर हील हो जा रहा था, यानी कि उसके पास रिजनरेटिव पावर थी। पर तब भी अयानो उसको मारने में अपनी पूरी जी जान लगा देती है। अब वहाँ पे शू को पता चल चुका था कि अब माइल्स को रोकने का कोई भी जरिया नहीं बचा है।
इसलिए वो चाहता था कि वो कसारा को अपनी सारी की सारी एनर्जी दे दे। वो उसे एक वापस से लॉन्ग किस करता है और जल्द से जल्द कसारा उस बंदे से फाइट करने के लिए चली जाती है, यानी कि माइल्स से। माइल्स और उसके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि माइल्स जो होता है कसारा के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है, क्योंकि कसारा एक ए रैंक की डीमन है, वहीं वो भी एक ए रैंक का डीमन है। उसके पास स्ट्रेंथ है जो कि ब्रूट स्ट्रेंथ कह सकते हैं। इसी वजह से कसारा के ऊपर वो भारी पड़ रहा था। तभी कसारा उसे पीटने की पूरी कोशिश करते हुए उसके बैक पे अपने स्वॉर्ड से स्टैब कर देती है, पर वो उसे निकाल देता है। माइल्स जो था काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागता है कि तभी उसी दौरान शू बीच में आता है और अपनी गन से उसे मार देता है। अब कसारा को हर एक चीज याद आने लग जाती है कि कैसे उसके साथ में माइल्स एक अच्छी फैमिली की तरह रहता था, पर उसकी बेटी जो कि थी वो काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। इसी वजह से उसे एक डीमन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, क्योंकि उस डीमन ने कहा था कि अगर उसकी हर एक बात मानेगा तब उसकी बेटी को ठीक कर देगा। वो उसकी बात मानता है, उसकी हर एक ऑर्डर को फॉलो करता है और जैसे जैसे उसके ऑर्डर को फॉलो करने लग जाता है, वो एक दिन माइन में आता है जहाँ पे कि उसे शू की मम्मी के ऊपर डीमन वो हावी पड़ा हुआ दिखाया जाता है। वहीं पे जो शू की मदर थी, जो कि अभी एक डीमन बन चुकी थी, वो शू को मारना चाहती थी, पर माइल्स शू को बचा लेता है ये कहते हुए कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था। और जब वो माइन से बाहर जाने लगता है कि तभी शू की मदर जो थी उसकी बहन को पकड़ लेती है, यानी कि शू की बहन अभी भी जिंदा थी। और तभी माइन एकदम से ब्लास्ट होती है। जैसे ही वो माइन ब्लास्ट होती है, वहां से माइल जो है अब शू को अपने बेटे की तरह पालने लग जाता है। उसकी बेटी अब ठीक होने लगी थी, ये बात वो किसी को भी नहीं बता सकता था। और उसके बाद में ये सारी चीजें हमारे शू को पता चलती है और वो जब घर पे आते हैं तब शैरन एकदम अलग तरीके से ही उनके घर में खुद को किंग बना चुकी थी। अब वो लोग ये बात करने लग जाते हैं तो आखिरकार ये चीज तो हमें पता चल गई कि वहां पे शू की मदर के ऊपर एक डीमन हावी था। और वहीं शैरन ने एक न्यूज बताती है कि समय समय पे हमें एक ऐसे डीमन दिखाया गया है जहाँ पे की औरतों के ऊपर जो कि सुंदर थी हमेशा डीमन हावी हुआ है। और जैसे ही उनके ऊपर डीमन हावी होता था वहां पे डीमंस के चर्चे काफी ज्यादा फैल जाते थे। काफी जगहों पे काफी ज्यादा मरने की न्यूज आने लगती थी, वहां पे जले हुए निशान काफी जगह पाए जाते थे। ये सारी के सारे इंसिडेंट सुंदर महिलाओं के साथ ही हुए थे। वहीं शू की मदर भी एक सुंदर महिला थी, क्या पता इसी वजह से सिटी के ऊपर उन डीमन का इस प्रकार से प्रकोप छाया हुआ है। ये सारी बातें उन्हें बताती है। आयन भी कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, पर वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि यहाँ पे शू की अभी भी बहन जिंदा है, इसलिए हमें उसे बचाना पड़ेगा। और वैसे भी सिटी के ऊपर पहले से ही काफी समय से डीमंस का अटैक हो रहा था, क्या पता वो डीमन जो है डीमंस के अटैक होने के बाद आया हो और इसमें हमारी ये जो थ्योरी है गलत हो, क्योंकि सिटी की कोर के अंदर एक काफी ज्यादा खास एनर्जी है जो कि क्या पता डीमंस को अट्रैक्ट करती हो। माइन के अंदर भी ऐसे काफी सारे राज छिपे हुए थे जिसके अंदर की शू के मदर और फादर की मृत्यु हुई थी। ये बात जान के हर कोई हैरान था। वहीं शू जो था वो जानना चाहता था कि आखिरकार उस माइन के अंदर क्या है। वो उस माइन के अंदर जाना चाहता था क्योंकि वहां पे वो राज दबे जो कि वो बाहर निकालना चाहता है अपनी पेरेंट्स अपनी बहन के बारे में। ये बात जान के अयानो जो थी वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहां से बड़ी तेजी में शू निकल जाता है। उन्हें सोचने लग जाती कि अब आखिरकार अब हम लोग करेंगे क्या। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे कसारा जो है वो शू को जानती थी कि शू वहां पे जाके ही रहेगा, इसलिए लोग अपनी अलग अलग प्लानिंग करने लग जाते हैं। जहाँ पे कि अयानो लिन्फा नाम की एक लड़की जो कि गवर्नमेंट की एक बहुत ही बड़ी मेंबर है, मतलब कि हाई रैंकिंग मेंबर है, वो उसे लेके जाती है और उस माइनिंग साइट के बारे में पूछती है जिसमें वो बताने से मना कर देती है। अब हमारी अयानो के पास में कोई और चीज़ बची तो नहीं थी उससे पूछने के लिए, और वो बता भी नहीं रही थी लिन्फा उसको, इसलिए हमारी अयानो को ना चाहते हुए भी उसके ऊपर गन पॉइंट करनी पड़ती है, ये कहते हुए कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो शायद से मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। लिन्फा जो होती है ये बात तो सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक डीमंस के जितने भी अटैक हुए हैं वो एक पैटर्न के अंदर हो रहे हैं और पैटर्न का लास्ट जो हिस्सा है वो माइनिंग साइट की तरफ ही बनता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वहां जाना पड़ेगा। लिन्फा उसे बताने से बिल्कुल इनकार कर देती है कि तभी हमारी अयानो के सामने काफी सारे और भी लोग आ जाते हैं। उन्हें देख के वो कार मोड़ने की कोशिश करती है, पर तभी उसके ऊपर फायर हो जाती है। फायर करने वाले बाकी के 100 टीम के ही मेंबर होते हैं जो कि वहां पे आए हुए थे। वो कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द लिन्फा को आजाद कर दो, तुमने यहाँ पे गुस्ताखी की है कि तुमने एक हाई रैंकिंग मेंबर को किडनैप किया है। ये बात तो सुन के हमारी अयानो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सस्ता कैप्टन अमेरिका जो था उनकी कार को पकड़ के हिलाने की कोशिश करता है, पर वो उससे हिलती नहीं है, वो बात अलग है। सभी लोग उनके सामने खड़े हुए थे, वो उनके ऊपर अटैक करने की बात करने लग जाते हैं अगर अयानो नीचे उतर के नहीं आती है। तभी हमें मिखाइल को दिखाया जाता है जो कि कहने लग जाता है कि अयानो तुम्हारी मदर को हमने पहले ही बंदी बना लिया है, तुमने लिन्फा को किडनैप करने की कोशिश की है जो कि मेरी बहन है, यानी कि मेरी की बेटी भी है।
अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है तुम पे अटैक करने के सिवाय। अगर तुम खुद को सरेंडर कर देती हो तो तुम बच सकती हो, वरना तुम्हारी मदर को तो जेल होगी ही होगी, क्या पता तुम्हारी मौत भी हो जाए इसी बीच। ये बात तो सुन के यानो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ लिम्फा कहने लग जाती है, मैं तो यानो के साथ एक राइड पे आई थी, तुम गलत फहमी में आ रही हो। मिखाइल जानता था कि ये सब सिर्फ एक नाटक है, इसलिए कहता है अब तुम बीच में मत बोलो, मैं बाकी की चीजें समेट लूंगा। ये कहने के बाद में वो अयानो की मदर जो थी वो कहती है कि बेटा तुम अपने हिसाब से ही करना। अयानो खुद को सरेंडर करने ही जा रही थी कि तभी वहां पे हमारा शू आ जाता है जो कि हेलीकॉप्टर लेके आया था। शू को हेलीकॉप्टर में तो देख के अयानो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बाकी के लोग भी हैरान थे कि आखिरकार शू आखिर क्या कर रहा है। शू की काफी सारी मेमोरीज जा चुकी थी, अयानो को तो उसके ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था। पर उसकी मदर कहती है जल्द से जल्द अयानो तुम शू के साथ जाओ। पर अयानो नहीं जाना चाहती थी, वो जानती थी कि इसने अपनी आधी मेमोरीज तो खो दी है उस कशारा की वजह से। अगर वो इसके साथ गई तो कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। जिसके ऊपर अयानो की मदर कहती है कि बंदे की मेमोरी लॉस हुई है, ना कि मसल मेमोरी लॉस हुई है, तुम उसके साथ जा सकती हो। वहीं पे शू जो था बाकी हंटर्स पे अटैक करना शुरू कर देता है और वहीं अयानो की मदर के बार बार उस पर फोर्स करने पे वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। शू जो होता है एक एक करके वहां पे फायर करने लग जाता है लोगों के ऊपर। लिम्फा जो होती है वो उसे सारी की सारी चीजें भेज देती है उसके फोन के ऊपर, ये कहते हुए कि ये सारी चीजें हैं जो कि माइनिंग से रिलेटेड होगी, अगर तुम्हें इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट लगती है तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ अयानो अब हमारे शू के साथ में निकल जाती है माइनिंग साइट की तरफ। वहीं दूसरी तरफ मिखाइल जो था उस माइनिंग साइट को ही उड़ाने की बात करने लग जाता है। तो दूसरी तरफ कसारा हमारी शेरॉन के साथ में कहीं जा रही होती है, वो लोग बात करने लग जाते हैं जैसे हम माइनिंग साइट पे जाएंगे हम लोग वहां पे हमारी शू की सिस्टर को बचाने की कोशिश करेंगे। आखिरकार वहां पे क्या राज दफनाए गए हैं वो भी हम जानना चाहते हैं। वो दोनों भी हम माइनिंग साइट की तरफ निकल जाती है जहाँ पे कि वो यूएसबी से उस साइट की कोऑर्डिनेशन के बारे में पता लगाती है और जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचने के बारे में भी। अब उन्हें एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने को मिलती है कि जब कभी भी वो डीमन यहाँ पे आता था जो कि औरतों के ऊपर काबू करता था, वो किसी तरह का पैटर्न छोड़ता था। लास्ट का पैटर्न उसी ही माइनिंग साइट के ऊपर है जहाँ पे कि वहाँ पे शू के पेरेंट्स भी मरे हुए थे। ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी और यहीं से क्या पता डीमंस की अनदर रेल्म को इस रेल्म से जोड़ने का कोई रास्ता तो नहीं है। इस बात को 16 साल हो चुके थे। उन्हें एक चीज ये भी पता चलती है, क्या पता वो डीमन शू की मदर के ऊपर जब काबू किया हो जब उसके फादर शू की मदर के साथ कुछ कर रहे थे और उसी के ही बाद शू की सिस्टर का जन्म हुआ, यानी कि वो एक हाफ डीमन है। वहीं इसी दौरान शैरन ये भी बताती है ये जो डीमन है ये इंसानों को ह्यूमन सोसाइटी से जोड़ने की अपनी पूरी कोशिश करता है जिससे कि डीमंस और ह्यूमंस अच्छे से एक ही दुनिया में कोएग्जिस्ट कर सके। पर शायद से ये नामुमकिन है क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि शैतान जो है इंसान के खून के प्यासे ही रहते हैं। वो माइनिंग साइट के अंदर पहुंच जाते हैं, वो वहाँ पे शू की बहन को भी ढूंढ निकालते हैं जो कि उनके सामने थी, जो कि काफी सालों से उसी जगह पे थी। उन्हें ये डर लगा हुआ था कहीं वो किसी तरह के पोर्टल का काम ना कर दे जिसकी वजह से काफी सारी डीमंस दूसरी दुनिया से इनकी दुनिया में ना आ जाए, क्योंकि अगर एक बार ऐसा होता है तो सभी लोग मारे जाएंगे। सू की सिस्टर जो होती है वो एक चैन से बंधी हुई उनके सामने खड़ी थी। उसे देखने के बाद में वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कसारा उसे छुड़ाने जाती है कि तभी उसके पीछे से शैरन जो होती है अटैक कर देती है। शैरन कहती है कि हमें इसे मारना पड़ेगा क्योंकि अगर ये जिंदा रही तो डीमंस इसका इस्तेमाल करके वापस से काफी और डीमंस को इस दुनिया में ला सकते हैं। पर कसारा ऐसे नहीं करना चाहती थी। कसारा कहती है कि शू की इकलौती बहन है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी मौत हो, मैं सबसे पहले इसे शू से मिलवाना चाहती हूँ। पर ये सारी बातें काफी ज्यादा बेकार की थी क्योंकि जैसे ही अगर वो अपने होश में आएगी तब वो इन सभी लोगों को मार देगी। शैरन की बातें उसे समझ में नहीं आ रही होती। दूसरी तरफ मिखाइल जो होता है वो कहने लग जाता है हमें इस माइनिंग साइट को उड़ाना पड़ेगा चाहे कैसे भी उड़ाएं। इसलिए वो सैटेलाइट के द्वारा काफी सारे रॉकेट और मिसाइल लॉन्च करने की बात करने लग जाता है और एक न्यूक भी वो अपनी मिसाइल लॉन्च कर देता है। जैसे ही सैटेलाइट से वहां पे लेजर अटैक होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे शू की सिस्टर के पीछे से एक रोशनी चमकती है और एक बड़ा सा हैंड जो था उसकी बॉडी के बाहर आने लग जाता है। सैटेलाइट से एक लेजर फायर होती है जो कि उसी टापू पे गिरनी थी, पर शायद से उस टापू के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। पर उस लेजर का जो वेव्स थी वो हमारे शू तक पहुंच जाती है। अब जब मिखाइल को लगने लग जाता है कि टापू अपने आप तबाह हो जाएगा, उसे हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि
टापू पे एक खरोच भी नहीं पहुंची है। और तभी हमें दिखाया जाता है उनकी स्क्रीन से कि टापू के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकल के आ रहा होता है। जैसे वो हाथ बाहर निकल के आता है, वहां से जो हमारी कसारा होती है वो शैरन को लेके बाहर आ चुकी थी। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे शू की जो सिस्टर है वो उस हैंड के अंदर से काफी सारे और भी टेंटिकल्स बाहर ले आती है, जो कि कसारा और शैरन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। कसारा को शैरन को छोड़ना पड़ता है क्योंकि शैरन ने ही उसे कहा था। शैरन जो होती है अब एक एक करके सारे हैंड्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। जैसे जैसे वो हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी कि तभी एक टेंटिकल हैंड वाला जो होता है उसे पकड़ लेता है और उसी दौरान हमारी कसारा जो भी होती है वो भी उसके हैंड्स को काट रही थी। शू को पता चल चुका था कि उसे अपनी सिस्टर को मारना पड़ेगा अगर उसे इंसानों को बचाना है। वो अपने हेलीकॉप्टर से जल्द वहां पहुंचना चाहता था। शैरन जो होती है सारे टेंटिकल से अकेले फाइट नहीं कर पाती है। वहीं कसारे के सामने भी उस हैंड के अंदर से काफी सारे ह्यूमन क्लोन्स बाहर निकल के आने लग जाते हैं, जिनसे कि वो पहले इस लाइफ में अपनी मिल चुकी थी। उसी बीच उसी का ही एक क्लोन उसके सामने आता है। जैसे उसका ध्यान भटकता है वो क्लोन धीरे धीरे करके उसके पास आने लगता है और पीछे से कसारा को एक हाथ पकड़ लेता है। जैसे कसारा को एक हाथ पकड़ लिया होता है, धीरे धीरे क्लोन उसके पास आने लगता है और वो क्लोन उसे जैसे ही मारने की कोशिश कर रहा होता है, उसी दौरान शू जो होता है पीछे से उस क्लोन के ऊपर फायर कर देता है। कसारा का जो क्लोन होता है अब वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर शू उसके ऊपर वापस फायर करता है और उसे पूरे तरीके से खत्म कर देता है। उसने एक प्रकार से कसारे को बचा लिया होता है। वो उसके पास जाता है और उसे किस करने की बात करने लग जाता है जिससे कि वो हील हो सके, पर कसारा मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी वो जैसे जैसे इसे किस करता है वो मेमोरी अपनी लूज कर जाता है, कहीं एकदम से वो कसारा को ही ना भूल जाए। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ किस करे और उसकी पावर से वो खुद को हील करे। तभी उसके पीछे से एक स्पीयर आके लगता है। वो स्पीयर से अब उसकी जान काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाती है। शू ये देख के काफी ज्यादा हैरान था और वो ये चीज तो देख के सबसे ज्यादा हैरान तब था कि उसकी ही बहन जो कि इतने सालों से उस चैन के अंदर बंधी हुई थी, जिसके आर पार एक स्पीयर था, उसी ने ही कसारा को मारा है। कसारा का बचना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसे मारने वाली शू की ही सिस्टर होती है। वो जैसे उस स्पीयर को हाथ लगाती है मेमोरीज आपस में एक्सचेंज होने लग जाती है। उसे इस तरह की मेमोरीज भी दिखती है जो कि शू के पास नहीं थी। तो दूसरी तरफ अयानो जो थी वो उसे शू को अपने पास बुला रही होती है हेलीकॉप्टर में, पर शू जो था किसारा को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि किसारा को वो काफी समय से जानता है और उसे अगर अबैंडन करता है तब वो अपने साथी को अबैंडन कर रहा है कि तभी वहां पे शैरन आ जाती है जो कि शू को पकड़ती है और हेलीकॉप्टर से लटक जाती है। इस प्रकार अब वो वहां से जाने लग जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो हैंड तो गायब हो जाता है, पर वहां से अभी तक किसारा गायब नहीं हुई थी, वो हवा में झूल रही होती है। उसी दौरान वो खुद को आजाद कराने की कोशिश करती है शू की सिस्टर काना से। काना के स्पीयर को पीछे करने की कोशिश करती है, पर जैसे वो स्पीयर पे हाथ लगाती है उसे ऐसी मेमोरीज याद आने लग जाती है जो कि शायद से शू की थी ही नहीं, वो उसके सिस्टर की ही मेमोरीज थी। यानी कि उसे ये बात पता चलती है कि शू की सिस्टर काना जो होती है वो शू की मेमोरीज को कभी भी देख सकती थी, यानी कि इन दोनों की सोल आपस में जुड़ी हुई थी। ये चीज उसे काफी ज्यादा हैरान कर देती है। वो उसके स्पीयर को निकालती है और उस पर अटैक करने जाती है कि तभी काना जो थी वो अपना हाथ आगे करती है और उसी दौरान किसारा जो थी वो रुक जाती है क्योंकि वो जानती थी कि काना शू की सिस्टर है, वो इसे नहीं मार सकती है। कि तभी एक ब्लास्ट होता है और जो किसारा थी वो पानी के अंदर गिर जाती है। जैसे वो पानी के अंदर गिरती है शू उसकी तरफ देख रहा होता है पर उसे वो बचा नहीं सकता था। अयानो जो थी वो वहां से निकलना चाहती थी कि तभी काना उसके सामने आ जाती है, पर काना अपने भाई को उस हेलीकॉप्टर पे लटका हुआ देख के एक पल के लिए रुक जाती है क्योंकि अयानो ने कहा था काना तुम्हारा भाई हमारे साथ में है, क्या तुम उसे भी मार देना चाहती हो। इसलिए ये बात सुन के वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, पर वो उनके ऊपर वापस से अटैक करती है कि तभी उसी के ऊपर ही अटैक हो जाता है जो कि मिखाइल ने कराया था लेजर से। शुरुआत में तो उस लेजर का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये चीज देखने के बाद में मिखाइल काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि इसके अंदर इनके काफी ज्यादा पैसे और एनर्जी वेस्ट हो रही थी जो कि सिटी की इलेक्ट्रिसिटी को कोर से जनरेट करने के लिए लाई गई थी। वो यहाँ पे कोर का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो वापस उसके ऊपर अटैक करते हैं जिससे कि काना के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ता है और वो पानी में जा गिरती है। इस प्रकार वो दोनों हार जाते हैं। वहीं पे किसारा को तो वो लोग उठा के ले आते हैं, पर उन्होंने काना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं पे सैरन बताती है कि जो हमारी अभी किसारा की हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर है। इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है पर ये सांस ले रही है, ब्रेन वेव काम नहीं कर रहा है पर इसका हाथ कभी कभी हिलता है। इस प्रकार से हम डीमन के बारे में अच्छे से नहीं जान सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि किसारा कब उठेगी, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वही वो काना के बारे में बताती है कि जब उसके ऊपर वो लेजर से अटैक हुआ था तो वो पानी के सबसे निचले वाले हिस्से में जा चुकी है
और उसे वहां से बाहर निकालना मुश्किल है, इसलिए हम नहीं जान सकते हैं कि वो जिंदा है या मर चुकी है। ये बात काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। वहीं सैरन जो थी ये सारी इन्फॉर्मेशन देके वहां से जाने लग जाती है, पर जाते जाते हुए वो कहती है कि कान्हा जब 16 साल से स्पीयर से वहां पे मरी हुई थी, चैनों से जकड़ी हुई थी, तब भी वो जिंदा थी। मुझे लगता है कि वो इस बार भी जिंदा है। हमें जल्द से जल्द कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जो कि कान्हा के आने के बाद भी वो उससे हम इस्तेमाल करके कान्हा को हरा सके, वरना पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि यूरोप की जिस संस्था से वो आई है वहां के लोग अभी सैरन जैसे और भी ताकतवर लोगों को भेजने लगेंगे, जिसकी वजह से कान्हा की जान खतरे में पड़ सकती, क्योंकि वो अब एक एस रैंक की डीमन है। ये बात जान के आनो काफी ज्यादा हैरान होती है। सैरन साथ में ये भी बताती है कि ये जगह जल्द से जल्द तबाह होने वाली है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है। दूसरी तरफ मिखाइल जो था इन सारे इंसिडेंट को छिपाने के लिए ऐसे कहने लग जाता है कि हमें अभी एक अंडरग्राउंड वॉल्केनो मिला है जो कि बहुत ही जल्दी ब्लास्ट होने वाला है। इस तरह की न्यूज लोगों को काफी ज्यादा हैरान तो कर देगी, पर इस इंसिडेंट के बारे में कोई और ज्यादा जानकारी भी नहीं मांगेगा। और दूसरी तरफ वो एक ऐसा प्लान बनाने लग जाते हैं जो कि कान्हा को रोकने में सक्षम हो, यानी कि शू की सिस्टर को। पर दूसरी तरफ लिम्फा कहने लग जाती है कि शू की सिस्टर एक हाफ डीमन है और एक हाफ ह्यूमन है। अगर वो अपनी ह्यूमन फॉर्म को और भी ज्यादा ताकतवर कर लेती है तब हम आसानी से उसकी मदद से और भी डीमंस को मार सकते हैं, क्योंकि शू की सिस्टर फिर हमारी साइड में हो जाएगी। पर वो इस चीज का खतरा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा बच जाती है और उसके ऊपर डीमन अभी भी हावी रहता है तब लोग ही मारे जाएंगे। काफी सारे हंटर्स तो ये बात करने लग जाते हैं कि अब तो हमने काफी सारे पैसे कमा लिए हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब हमें काफी और समय तक यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि एस रैंक का जो डीमन है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, वो हमें कभी भी खत्म कर सकता है। इस सिटी में रहना मतलब कि अपनी मौत को गले लगाना है। पर तभी उनमें से एक बंदा जो था वो कहता है कि इस सिटी ने हमें काफी कुछ दिया है, मैं इस सिटी को अबैंडन करके नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रह के यहाँ के लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। उसकी बात किसी को भी मोटिवेट कर देने वाली थी, पर इन हंटर्स के अंदर तो कोई दिलो दिमाग ही नहीं था। वो कहते हैं हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नाम पे कोई चीज नहीं है, हमें सिर्फ पैसों से प्यार है, इसलिए हम अमेरिका जा रहे हैं, वहां पे जाके अब हम अच्छे पैसे कमाएंगे। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे शू जो था वो अब कैसरा के पास आता है और कैसरा से कहता है कि अगर तुम वापस से जिंदा हो जाती हो तो मैं डेमन हंटिंग का काम छोड़ दूंगा, मैं एक नॉर्मल ड्यूटी करने लग जाऊंगा जहां पे कि मैं लोगों की घर की बिजलियां सुधारूंगा। प्लीज तुम वापस से लौट आओ मेरी जिंदगी के अंदर, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो मेरी फैमिली के बाद में, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इस बात को सुन के वहां पे कैसर जो थी वो वापस से जिंदा हो जाती है। वो अपना हाथ उसकी गाल पे रखते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। ये बात तो सुनकर शू से गले से लगा लेता है। वो काफी ज्यादा खुश था कि कैसर जो थी वो वापस से जाग चुकी है, यानी कि उसकी लाइफ के अंदर भी एक रोशनी है जिसको कि वो देख के आगे चल सकता है। ये दोनों की बातें काफी ज्यादा किसी को भी इमोशनल कर देने वाली थी। वहीं पे कैसर जो होती है वो कहने लग जाती है तो अब तुमने क्या सोचा है, अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके ऊपर शू कहता है कि मैं यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ इस सिटी से काफी ज्यादा दूर, जहाँ पे कि हम दोनों आराम से रह सकें। कैसर जो थी उसकी ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा उदास होने लग जाती है। वो इस सिटी से बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो शू की सिस्टर कान्हा को बचाना चाहती है, क्योंकि शू की फैमिली में अभी एक ही वही जिंदा है जिसे कि वो अबैंडन करने जा रहा है। साथ में उसे ये बात भी बता देती है कि जो उसकी बहन कान्हा है वो भी अपनी सारी की सारी मेमोरीज उससे शेयर करती है, क्या कि वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब हम पास्ट में आते हैं जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारे शू के पास वो सारी मेमोरीज आने लग जाती है जो कि कैसारा ने उससे ली थी, जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे हमारी अयानो और साथ ही साथ में जो हमारा शू था वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पर हमारा जो शू था वो गीगा चैट की तरह कहता है मुझे पावरफुल बनना है, इसलिए मुझे अलग अलग जर्नी पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम काफी समय तक अपनी बातें बंद कर दें। ये बातें सुन के अयानो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो अयानो के साथ रहता तो वो सिर्फ लो डीमन से ही फाइट कर रहा था। अब उसका समय आ चुका है जब उसे ताकतवर बनना था। इसी दौरान वो अपनी जर्नी पे निकलता है जहाँ पे वो सैराना से मिलता है। जैसे ही वो उससे मिलता है यानी कि उसी बैडी नन से, वो उससे बात करने लग जाता है और उससे वो एक पैक्ट साइन करवा लेता है जिससे कि वो डीमन के पैसे इकट्ठा करेगा, ना कि डीमंस को। पर ये बात वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसे तो पावर चाहिए थी जो कि डीमन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही मिलेगी। दोनों अपनी इस जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अलग अलग जगहें जाते हैं जहाँ पे कि वो डीमंस का पता लगा रहे होते हैं जो कि ताकतवर डीमन जो कि सील हो चुके थे। उसी बीच उन्हें कैसरा वहां पे मिलती है। कैसरा से वहां पे हमारा शू जो है वो एक पैक्ट साइन करना चाहता था जिससे कि वो ताकतवर बन सके और अपनी फैमिली के बारे में पता लगा सके कि आखिरकार उन्हें किसने मारा है, क्यों मारा है और आखिरकार इससे क्या होगा। वो कैसरा को आजाद कराने लगता है और उसी बीच वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ने लग जाता है। उसी बीच उसे एक ऐसी चीज मिल जाती है पर उसे ट्रेड करने
करने के लिए कोई चीज चाहिए थी। वो अपने सोल ट्रेड करेगा या अपने ऑर्गन्स या अपनी मेमोरीज, जिसमें वो मेमोरीज सेल करना चाहता था उसके साथ में ट्रेड के रूप में। पर ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक चीज थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब ही होगा जब वो दोनों आपस में किस करेंगे। जैसे ही वो किस करेंगे, यहाँ पे कैसेरा के पास में उसकी पावर आ जाएगी और वो उसकी हेल्प करेगी। अब वहां से हमारा शो से अपनी सिटी में ले आता है और एक एक करके वो डीमंस को हंट करने लग जाता है। उसे एक चीज ये पता थी कि अगर वो अयानो के साथ में रहता तो ह्यूमंस की पावर की भी एक लिमिट होती है, पर डीमंस की पावर की लिमिट नहीं होती। एक एक करके वो उसके साथ में ट्रेड करता अपनी मेमोरीज का, जो कि 3 दिन की मेमोरीज थी उसको एक बार समन करने की। इसलिए वो काफी ज्यादा बेहोश होने लग जाता था अपनी फाइट के बीच में। अयानो जानना चाहती थी कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके बारे में उसे एक चीज बता देता है कि जब उसने कैसेरा के साथ में ट्रेड किया था ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था, पर तभी उसे वहां पे अपना लाइसेंस भी मिल चुका था एक सिंगल हंटर का। और वो अयानो से बात करते हुए कहने लग जाता है कि अब मैं उसी के ही साथ में रह रहा हूँ, यानी कि कैसेरा के साथ में। अयानो कहती है अगर तुम कैसेरा के साथ में रह रहे हो तो शायद से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के नहीं रह सकते हैं। उसकी इस तरह की बात को सुन के हमारा जो शू था गीगा चैट की तरह कहता है ये चीज मैं पहले से ही जानता था, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कैसेरा के साथ हमेशा रहूंगा जब तक कि मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच जाता हूं। इस तरह की बात किसी को भी हैरान कर देने वाली थी, सबसे ज्यादा तो उसे, जो कि हमारे शू की ही गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि वो उसे साफ साफ उसकी जिंदगी से निकल जाने के लिए कह रहा था। उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तो अब मैंने तुम्हें एक चीज बताने के बारे में सोचा है। जब मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वहां पे मैंने काफी सारे रूल्स भी लगाए थे। वो रूल्स अलग अलग तरह के थे जो कि काफी ज्यादा बेसिक थे, जहाँ पे कि हमारी अपनी एक लिमिट होती थी कि हम सामने वाले से कितना इंटरेक्ट कर सकते हैं और किस प्रकार हमें बात करनी है, किस प्रकार हमें इज्जत देनी है, यानी कि बेसिक बेसिक रूल थे। उसी बीच हमारे शो ने एक बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग चलाया था कि उसके अंदर कुछ ऐसे हिडन रूल्स थे जो कि उसने बहुत ही छोटे रूप में लिख रखे थे। पर उसे क्या पता था जो हमारी डीमन थी, यानी कि हमारी कैसेरा, वो उससे भी ज्यादा समझदार थी। वो इतनी ज्यादा फ्री थी कि उसने एक ही दिन में वो सारी बुक पढ़ डाली। शुरुआत में तो रूल्स से काफी ज्यादा बेसिक लग रहे थे, पर कुछ पन्नों के अंदर कुछ हिडन रूल्स भी थे जिन्हें कि वो अपनी पावर की मदद से बड़ी ही आसानी से पढ़ पा रही थी। जिसमें से वो एक रूल जो कि उसे काफी ज्यादा छोटा लग रहा था वो उसे बड़ा करने लग जाती है, और उसे जब वो धीरे धीरे करके बड़ा करती है तब वो उसे पढ़ पाती है कि वो रूल ये था कि जब चाहे हमारा शू जो है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है जब उसका मन करेगा, और उसका मन कभी भी कर सकता है, और वो इसके बीच में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकती है। जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, रूल्स के ऊपर भी साइन करने ही वाले थे, वहां पे हमारा शू जो होता है वो कहता है तो तुमने रूल्स तो पढ़ ही लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें, जिसके ऊपर वो मान जाती है। शुरुआत में तो शू ने ये कॉन्ट्रैक्ट रखा था, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे हमारी जो कैसेरा है उसको उसके सर के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, पर उसने उन रूल्स को बदल दिया। जब वो उसे किस करेगा तभी यहाँ पे उसे पावर मिलेगी। ये चीज काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। वहीं शू को एक चीज ये बाद में रियलाइज होती है कि यहाँ पे हमारी कैसेरा ने उन रूल्स बुक के अंदर काफी ज्यादा छेड़खानी कर दी है। जो कोई भी रूल उसने बनाए थे जो कि उससे हिडन करके रखे हुए थे, उसने उस रूल्स को वापस से पढ़ना शुरू कर दिया था और उनके अंदर वापस से उन्होंने रूल्स को एडिट कर दिए थे, यानी कि कैसेरा ने अपनी मन मर्जी के रूल्स भी उसमें ऐड कर दिए थे। जिसमें से एक रूल तो ये था कि जब कैसेरा अपने मन से हमारे शू को किस करेगी तब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और जितने भी हमारे शू की मेमोरीज थी वो सारी की सारी शू के पास में वापस से लौट आएगी, और इसके ऊपर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया है। शू ये बात जान के काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार कैसेरा इतना ज्यादा तेज दिमाग कैसे चला सकती है उसके बगैर जाने बिना। और वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम के अंदर कैसेरा ने उसे किस कर दिया था। इसी वजह से कैसेरा की जितनी भी मेमोरीज थी वो सारी की सारी चली जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने ऐसा लिखा था कि जब वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगी जब शू की सारी मेमोरीज शू के पास में चली जाएगी। शू काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि कैसेरा ने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ काना भी जाग चुकी हुई होती है। काना जो होती है धीरे धीरे करके ह्यूमन सिटी की तरफ बढ़ने लग जाती है। वो यहीं से अपनी एक फायर ब्लास्ट कर देती है जो कि एयरपोर्ट को तबाह कर देता है। न्यूज में इन सारी न्यूज को कवर किया जा रहा होता है। मिखाइल जानना चाहता था कि अब आखिरकार इंसानियत बचेगी या नहीं बचेगी। सिटीज के अंदर काफी जगह पे काफी सारे ब्लास्ट होने लग जाते हैं। अयानो की मदर को वापस से बुलाया जाता है ये कहते हुए कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम ट्रूप्स को लीड करो। ये बात जान के अयानो की मदर वहां से चली जाती है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे शू रोने लग जाता है, पर वो इस बार एक असली मर्द की तरह, जैसे कि सौरभ जोशी की व्लॉग में कुणाली था, वो कहने लग जाता है कि अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और मैं तुम्हें सेव करूंगा काना से। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं आज एक असली मर्द की तरह फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आएगी। वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है, पर वो इमोशन को अपनी जेब में रख के उसकी स्वॉर्ड पकड़ता है और चला जाता है काना, यानी कि अपनी सिस्टर से फाइट करने के लिए।
दूसरी तरफ अयानो जो थी वो सारा का इंतजार कर रही होती है उसी बैडी नन का। वहीं पे बैडी नन आती है, वो उसके साथ में फाइट करने नहीं बल्कि वो यहाँ से भागने के लिए आई थी। अयानो को जब ये बात पता चलती है वो काफी ज्यादा अचंभित हो जाती है कि आखिरकार ये क्या कर रही है नन, ये तो यहाँ से भाग गई। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शू जो है वो वापस से एक डिलीवरी मंगाता है जिसके अंदर उसके पास अलग अलग वेपन्स आए हुए होते हैं। वो उन सारे प्रोडक्ट की कंफर्मेशन करता है। तो दूसरी तरफ काना जो थी धीरे धीरे करके सिटी की तरफ बढ़ रही थी, पर सिटी के शोर के पास में ही काफी सारे टैंक्स जो थे वो काना को रोकने के लिए आए हुए थे, जहाँ पे कि वो उस पर एक एक करके ब्लास्ट करने लग जाते हैं। पर उसके पास में एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड थी जो कि उसे बड़ी ही आसानी से इन वार से बचा रही होती है और वो वहाँ पे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। ये देखने के बाद में सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। काना जो होती है उनके ऊपर भी अटैक करने लग जाती है और वहीं दूसरी तरफ अयानो की मदद जो थी अयानो को अपने रॉकेट लॉन्च करने की इजाजत दे देती है, क्योंकि उसी की ही मदद से वो उसे रोक सकते हैं, वरना वो उसे नहीं रोक पाएंगे। वापस से काफी सारे रॉकेट जो थे लॉन्च किए जाते हैं, पर काना का वो अभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। उसके ऊपर जरा सी भी खरोच नहीं होती है कि तभी अयानो पीछे से आती है जिसके पास में एक रॉकेट लॉन्चर होता है। वो रॉकेट लॉन्चर काफी ज्यादा खतरनाक था, वो अपग्रेड वर्जन था जो कि वहां पे काना की शील्ड को ब्रोक कर देता है। काना ये देखने के बाद में काफी ज्यादा हैरान होती कि उसकी शील्ड टूट चुकी है, इसलिए वो सबसे पहले अयानो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अयानो उसके अटैक से बचने के लिए एक टैंक के पीछे जाती है, वो बाल बाल बचती है। उसकी आसपास की जगहें तो काफी ज्यादा तबाह हो चुकी थी, पर आखिरकार वो बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काना जब बाकी सारे टैंक्स के ऊपर अटैक कर रही थी उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी अयानो को मारने की। वो उसे जैसे ही मारने के लिए जाती ही है कि तभी अयानो पीछे पलटती है, अपनी गन से उसके ऊपर फायर करने लग जाती है। काना के पास सही मौका तो उसे मारने का, वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी अयानो को बचाने के लिए वहां पे हमारे बीच में शू आ जाता है। शू जैसे ही वहां पे आता है काना का अटैक वो बड़ी आसानी से रोक लेता है। काना को अटैक को रोकने के लिए वो अपने सफर बोर्ड का इस्तेमाल करता है, उसे लेके भाग जाता है। ये चीज देखने के बाद में काना काफी ज्यादा हैरान होती है और उसी दौरान वहां पे जितने भी सेना थी वो उन सभी को मार देती है काना। वहीं दूसरी तरफ शू जो था उसके पास में उसकी सारी मेमोरीज आ चुकी थी। वो ये बात अयानो को बताता है और कैसेरा की सारी मेमोरीज जा चुकी है। ये बात जान के अयानो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो ये सोच रही होती है कहीं से वो रात की बातें याद तो नहीं आ गई जिस दिन उसने उसके साथ कुछ किया था। कि तभी शू जो था वो कहने लग जाता है कि हमारे पास में ही यहाँ पे काना आने वाली है। अयानो ये बात जान के काफी ज्यादा हैरान थी। वो पूछती है ऐसे कैसे, जिसके ऊपर वो बताता है कि काना उन हर एक लड़की से काफी ज्यादा नफरत करती है जिसने भी उसके साथ में रात बिताई है। ये रात बिताई हुई बात तो सुन के अयानो काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसपे वापस से शू बताने लग जाता है कि जो कोई भी चीज अपना शू अपनी आंखों से देखता था वही सारी की सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट पे हमारी काना देखती थी। काना को जब से बाकी सारी लड़कियों से काफी ज्यादा नफरत हो चुकी थी। ये बात तो जान के अयानो काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ सैरन भी वहां पे आती है, यानी कि वही बैडी नन, और ये बात वो कंफर्म करती है कि जितनी भी चीजें उसने हम सबके साथ की है वो सारी की सारी चीजें उसकी बहन काना ने भी देखी है। उसी वजह से वो उन लोगों से काफी ज्यादा गुस्सा है जितने भी उसके भाई के साथ में वो रातें गुजारी है। ये बात जान के हमारी अयानो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि दूर से काना जो होती है उन सभी से गुस्सा होती है और एक एक करके उस जगहों को तबाह करके उन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। वो अब उनके पास में आ जाती है जो कि एक खाली पावर प्लांट होता है। वो वहां पे एक एक करके अटैक करने लग जाती है, कि एक बिल्डिंग तबाह करने लग जाती है। पर तभी उसका ध्यान पड़ता है कि उनके ऊपर काफी सारे टैंक्स अटैक कर रहे हैं जो कि वहां पे पहले से तैनात थे और एक एक करके अब हेलीकॉप्टर भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। काना को उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स को एक पोर्टल बना के आजाद कर रही थी जिससे कि वो उसका ध्यान भटका सके। पर काना जो थी अपने भाई को अपने सामने देख के काफी ज्यादा सैड हो जाती है। उसके भाई के ऊपर वो अटैक करने वाली थी क्योंकि वो इतने सालों से एक जगह पे बंद थी और वो आजादी से अपनी लाइफ जी रहा था लड़कियों के साथ मजे करते हुए। जिसके ऊपर शू वहां पे आता है और उससे माफी मांगने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुम ही तो मेरी फैमिली में एक अकेला हिस्सा हो, आखिरकार मैं तुमसे क्यों फाइट करूंगा, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ जिंदगी जियो। ये बात तो सुन के काना की ह्यूमन फॉर्म जो थी उसके डीमन फॉर्म के ऊपर काबू पाने लगती है। शू के दिमाग में एक प्लान था जिससे कि वो काना को रोक सकता है। वो चुटकी बजाता है और जैसे ही वहां पे काना का ध्यान उसकी चुटकी की आवाज की तरफ जाता है कि तभी वहां पे काफी सारे टेंटिकल्स उसे पकड़ लेते हैं। वो टेंटिकल्स और किसी के नहीं बल्कि नन के ही थे जो कि टोक्यो गूल की याद दिलाते हैं। तो दूसरी तरफ हमारी अयानो जो थी उसके ऊपर रॉकेट लॉन्च कर देती है। अब उसे काना को काफी ज्यादा और भी गुस्सा आ चुका था कि तभी शू अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है जो कि उसने कैसेरा से ली थी और उसके ऊपर अटैक करने जाता है। कि तभी काना जो होती है उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेती है और सभी लोगों के ऊपर एक एक करके अटैक करना शुरू कर देती है। शू जो था उसे पास वाली बैटल में इंगेज होता है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी छोटी बहन थी इसलिए वो उसके साथ में अपने फुल पावर से फाइट नहीं कर पा रहा होता है।
है। उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है हवर बोर्ड से फाइट करने में, कि उसने पहली बार उसका इस्तेमाल किया है। कि तभी नन जो थी वो अपनी आर्मर की मदद से उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, और वहीं हमारे यानो उसके ऊपर रॉकेट लॉन्च करने की भी पूरी कोशिश करती है। उन्हें लग रहा होता है कि वो इस प्रकार उसे हरा देंगे, पर शायद से उनकी ये सोच गलत थी। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा शो उसके जितने भी अटैक्स थे उन्हें वापस से डिफ्लेक्ट कर देता है और वो उससे फाइट करने लग जाता है। शू की ये चीज काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो फाइट करने की जगह उसके अटैक से बच के भाग रहा था। जब भी वो उसके ऊपर अटैक करता बड़ी आसानी से काना उसके अटैक को रोक लेती, पर वहां पे तो हमारा शू उसका ध्यान भटकाने के लिए था, क्योंकि पीछे से तो रॉकेट लॉन्च कोई और ही कर रहा था, यानी कि अयानो। अब वहां पे कानो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो उसकी तरफ जैसे ही देखती है, शू उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक ही करने वाला था कि वो रुक जाता है अपनी बहन को सामने देख के, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। पर काना तो उसके पेट पे लात मारते उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने जाती है कि तभी वहां से उनसे नन बचा लेती है। नन उसे खुद का ध्यान रखने के लिए कहती है, वरना वो मारा जाएगा। इसलिए अब हमारी अयानो भी काफी सारे रॉकेट लॉन्च करने लग जाती है, पर काना अभी भी जिंदा बची हुई थी। अब शू जो था उससे पास वाली बैटल में वापस से इंगेज होता है, पर काना उसे दूर फेंक देती है। इस बार लग नहीं रहा था कि वो वापस से खड़ा हो सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है कि तभी वहां पे कसैरा आ जाती है, जो कि उसके अटैक को रोक लेती है। कसैरा को वहां पे देख के हमारा जो शू था काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कसैरा जो थी अब उससे एक एक करके फाइट करने लग जाती है। कसैरा को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है उससे फाइट करने में, क्योंकि काना एक ऐसे रंग की डीमन थी। कि तभी शू उसे शुक्रिया कहता है कि वो वहां पे आई और उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की। कसैरा इस बात को सुन के काफी ज्यादा खुश थी। वो वापस से काना से फाइट करती है और शू जो था पीछे से गोलियां चलाता है उसका ध्यान भटकाने के लिए। काना को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि अब एक एक करके उसकी तरफ चारों तरफ से लोग अटैक कर रहे थे। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो एक ही बार में अपनी काफी सारी डीमंस को अपने शरीर से निकाल देती है, जो कि ह्यूमन सोसाइटी पे अटैक करने गए थे। वहां से नन और जो हमारी अयानो थी उन्हें मारने के लिए जाती, जो कि जो 3 डीमन थे वो आजाद हुए थे। और वहां पे काना से फाइट करने के लिए शू जो था वो कैरन को अपनी सारी की सारी पावर दे देता है। अब वहां से हमारी कसैरा जो थी उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ काना को काफी ज्यादा समय लग रहा होता है उसके अटैक को रोकने में, क्योंकि इस बार उसकी पावर काफी ज्यादा पहले से बढ़ गई थी। अब वहीं दूसरी तरफ हमारा शू जो था अपनी एंटी हंटिंग मैजिक से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि काना बेहोश हो जाती है। उसी चीज का फायदा उठा के हमारी जो कसैरा थी वो उसके ऊपर अटैक करती है और उसे बेहोश कर देती है। अब उसे कस्टडी में लेके एक ऐसे प्रिजन में डाल दिया जाता है जहां पे कि वो वहां से बाहर नहीं निकल सकती है। इस प्रकार उन्होंने जीत तो हासिल कर ली होती है। हर कोई अपनी नॉर्मल लाइफ में जा चुका होता है, पर दूसरी तरफ काना जो थी हमारे शू के ही घर पे थी। वो वहां पे खाना खाने लग जाती किसी पेटू राम की तरह। इसका मतलब शू ने अपनी फैमिली को वापस से पा लिया होता है। यहीं पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। जो कोई भी चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।